नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं जातीय जनगणना को लेकर जो हाई कोर्ट का जो फैसला हुआ है, उस फैसले का बिहार की राजनीति में और देश की राजनीति में क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर ज़रा चर्चा कर लेते हैं। और इसके विरोध करने वाले जो लोग थे, ज़रा उनका भी थोड़ा मॉनिटरिंग कर लीजिए कि कौन लोग थे विरोध करने वाले। और जो कहा जा रहा था, अब वो चीज़ें सामने भी आ रही हैं। लोग कहने लगे हैं कि बीजेपी इसका विरोध कर रहा था। लेकिन पहले चलिए, हाई कोर्ट का जो फैसला आया है, उस फैसला को लेकर दीना बाबू क्या कह रहे हैं। दीनू बाबू यही इस याचिका के सब कुछ थे। ज़रा सुन लीजिए क्या कह रहे हो। जातीय जनगणना पर जो मामला जजमेंट के लिए आज फिक्स था, आज पटना हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि रीट याचिका खारिज की जाती है, यानी बिहार में अब जातीय जनगणना प्रारंभ हो जाएगी जो बाकी थी। क्या मानते हैं कि आप लोग की कहीं ना कहीं जिस कोर्ट ने क्या कुछ कहा है, अभी हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में केवल खाया के केस खारिज कर रहे हैं। अभी कोई कारण हम लोग को पता नहीं है। क्या सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया गया? सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया गया। आप लोगों की तरफ अब हाई कोर्ट के जजमेंट के अनुसार जातीय जनगणना होनी चाहिए, लेकिन जजमेंट हम लोग देखे नहीं है, इसलिए विशेष बोल नहीं सकते हैं। आगे क्या? तो आगे क्या जाएंगे? निश्चित रूप से हमारे क्लाइंट इस जजमेंट के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट सर, जो आप लोगों ने 500 करोड़ की वेस्ट ऑफ मनी जजमेंट प्राइवेसी को लेकर जो सवाल, जजमेंट देखने के बाद ही बताया जाएगा क्या कारण से रिजेक्ट क्या किया इसे गया है। जनगणना कहा जाए या सर्वे कहा जाए, कोर्ट ने क्या कहा? अभी कुछ हम लोग नहीं देखे हैं जजमेंट। अभी जजमेंट नहीं देखे। कितने पेज का जजमेंट है? कुछ नहीं पता। नहीं पता। तो आपने सुना, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, स्वाभाविक है, जाना भी चाहिए। याचिकाकर्ता कौन है, ज़रा ये भी देख लीजिए। एक भी कोई दूसरा नहीं है, सब एक ही है। समझ गए ना। सबसे ज़्यादा इन्हीं को दर्द है। बिहार के बारे में सबसे ज़्यादा दर्द इन्हीं के समाज को है कि भाई जातीय जनगणना से क्या हो जाएगा भाई। अब जरा, लेकिन उस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन ज़रा सुन लीजिए विजय चौधरी क्या कर रहे हैं। और सीधे सीधे उनका हमला बीजेपी पर है कि बीजेपी इसके पीछे खड़ी थी, वो चाह रही थी कि ये जनगणना ना हो। जरा सुन लीजिए क्या कर रहे हैं विजय चौधरी। पता कर लीजिएगा, ये सब कुछ न्यायालय में पेच फंसाने का जो ये काम हो रहा है, या ये जो एक्सरसाइज हो रहा है, जिन लोगों के माध्यम से सबके पीछे भाजपा ही होती है, किसी न किसी तरीके से इस काम को रोका जाए। लेकिन आज ये प्रसन्नता की बात है कि माननीय उच्च न्यायालय ने बिहार सरकार के इस फैसले को सही माना है और जातीय गणना को आगे बढ़ाने की इजाज़त दे दी है। हम सरकार की तरफ से और महागठबंधन की तरफ से भी इसका स्वागत करते हैं, क्योंकि यह एक प्रगतिशील फैसला है। और सरकार भी जो गणना का काम जहां पे रुका हुआ था, उससे आगे तत्काल इसे बढ़ाने का काम शुरू कर देगी। कितना दिन में रिपोर्ट अब तैयार हो सकता है? नहीं, ये तो उसकी प्रक्रियात्मक बात होती है। कितना दिन में तैयार होता है, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कितने विश्वसनीय आंकड़े बनते हैं। इसलिए जितना दिन भी लगे, लेकिन आंकड़े विश्वसनीय हासिल हो, इस पूरी प्रक्रिया से सरकार की प्राथमिकता ये है। क्योंकि अलग अलग जातियों की संख्या तो अलग अलग जातियों के द्वारा भी दावा किया जाता है, जो कि सब जातियों की संख्या या प्रतिशत जो संबंधित जाति के लोग दावा करते हैं, उन सबको जोड़ दीजिएगा तो आपको 100 में पता नहीं 200 की संख्या आगे निकल जाए। इसलिए सही माने में किस जाति के कितने लोग बिहार में बसते हैं, और इतना ही नहीं, उनकी संख्या क्या है और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति कैसी है, वो भी इस गणना के माध्यम से इसका भी सर्वेक्षण हो रहा है। क्योंकि हर जात में गरीब है, इससे गरीब की पहचान होगी, हर जात के गरीब लोगों की पहचान होगी, और आगे भविष्य में इन आंकड़ों के आधार पर उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं के निर्माण में भी मदद मिलेगी।
इसलिए ये बड़ा भारी क्रांतिकारी कदम है और सब लोग जानते हैं सुप्रीम कोर्ट कि हम ने लोगों बात ने कह तो रहे हैं। क्योंकि हम लोगों ने तो भारत सरकार से ही आग्रह किया था कि आप करा दीजिए, पूरे देश में करा दीजिए, लेकिन वो नहीं माने। और जब मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल गया, अब नीरज की भी सुन लीजिए और जदयू के प्रदेश अध्यक्ष की भी सुन लीजिए, क्योंकि तीनों को सुनना जरूरी है और वकील साहब का भी सुनना जरूरी है, क्योंकि उन बातों को समझ, जब आप उसकी चीज़ों को आप जब गंभीरता से सोचिएगा ना कि क्या बोल रहा है, तब आप चीज़ों को समझ सकते हैं। हालांकि अभी तक भाजपा वाला से एक भी अभी तक हम देख रहे हैं, अभी तक उनका कोई रिएक्शन नहीं आया है। वो क्या रिएक्शन दे, हाई कोर्ट का फैसला का स्वागत करें या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ये कह तो सकते नहीं हैं। तो ये जो राजनीति है, जरा उस राजनीति को समझने की जरूरत है। पहले सब लोगों का सुन लीजिए कि क्या कह रहे हैं। जाति गणना जो बिहार की जनता की सामाजिक आकांक्षा, राजनीतिक तिकड़म करने वाले लोग जो जाति सर्वे को अपरोक्ष रूप से रोकने की खतरनाक साजिश कर रहे थे, लेकिन सच तो सच होता है। माननीय उच्च न्यायालय ने ये वैसे दूषित मंशा वाले की याचिका को निरस्त किया, जाति गणना का मार्ग प्रशस्त किया और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा जाति गणना के संबंध में लिए गए निर्णय और कार्यक्रम ये भविष्य के लिए तो नज़ीर बिहार के लिए बनेगा ही, देश के दूसरे राज्यों के लिए भी नज़ीर बनेगा। और वैसे लोग जो जनगणना के भी पक्ष में नहीं है, आज सामाजिक आर्थिक गणना करके सर्वे करके बिहार एक नज़ीर पेश करेगा। जनहित में फैसला हुआ है और ऐसे फैसला से हम समझते हैं कि लोगों का मनोबल ऊंचा होगा। जो यहाँ जो जिस तरह से हमारे नेता ने अपने संसाधन के माध्यम से जब मूव फेर लिया केंद्र सरकार जातिगत जनगणना कराने के लेकर, तो हमारे नेता ने जब अपने संसाधन के माध्यम से जब इसको कराने का फैसला लिया, जब कराया जा रहा था, इसके विरोध में लोगों ने याचिका दायर किया और इसका जो याचिका विरोध में जो दायर हुआ वो जो खारिज हुआ, इससे राहत मिली है। और बहुत मैंने जो हमको पहले से ही अंदाज था कि हम लोग को कोर्ट से जो है राहत मिलेगा और कोर्ट फैसला लेगा। काम भी बहुत जल्द शुरू हो पाएगा। तर्क सही कोर्ट ने माना है। बिल्कुल, काम भी बहुत जल्द अब शुरू हो पाएगा। जल्द ही, लगभग तो काम पूरा ही हो गया था और जल्द ही जो बचा हुआ काम है पूरा होगा। और निश्चित ही जो हमारी योजना को, जो सरकार की जो योजना है, जो लोग हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, चाहे जो भी सामाजिक आर्थिक स्थिति जो है, शैक्षिक स्थिति, हर चीज़ स्थिति का जो पता लगेगा, उसके हिसाब से जो है विकास का रास्ता खोलेगा। ठीक होगा। तो आपने सुन लिया। अब जरा ये बताइए कि इस देश में 1911 में जाति आधारित जनगणना हुआ है, उसी आधार पर लोग अनुमान लगाते हैं कि बिहार में यादव का इतना वोट है, राजपूत का इतना वोट है, भूमियार इतना है, ब्राह्मण इतना है, कोई इतना है, कुम्हार इतना है, कुर्मी इतना है। देखिए, मेन अगर संघर्ष की बात करिएगा तो इधर राजपूत, भूमियार और ब्राह्मण तीन को इधर है, उधर जाइएगा तो यादव, कोडी और कुर्मी, यही तीन उधर मुगरा है, तीन को मुगरा इधर है। ये जो सामाजिक न्याय की जो राजनीति चली है इस प्रदेश में, तो ये तीन को जो इधर है सवर्ण में, उसी का ना संपत्ति ट्रांसफर हुआ है इन लोगों के पास। जमीन कौन खरीदने वाला लोग है? तो ये चीज़ आना चाहिए ना कि कितना बदला है समाज। ये गणना क्यों नहीं होनी चाहिए? क्यों विरोध इसका हो रहा था कि भाई इस प्रदेश में भूमियार कितना है, आना चाहिए, राजपूत कितना है, आना चाहिए, ब्राह्मण कितना है, आना चाहिए, यादव कितना है, आना चाहिए, कोयडी कितना है, आना चाहिए, कुर्मी कितना है, आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? ये आना जरूरी है। ये जब चीज़ें सामने क्रिस्टल की तरह जब साफ हो जाएगा ना, जैसे देखते हैं ना मछली रखे हुए पूरा एकदम आर पार दिख रहा है ना, जब इस तरीके से आर पार दिखने लगेगा कि इतना संख्या राजपूत का है, इतना भूमियार का है, इतना ब्राह्मण का है, इतना यादव का है, इतना कोयडी का है, इतना कुशवाहा का है, इतना मुसलमान है, क्या होगा? तो राजनीतिक समझदारी वाले लोग अपने तरीके से कम्बिनेशन बनाएंगे। ये जो अभी कागज़ पर बैठ के कम्बिनेशन बनता है ना, वो कम्बिनेशन टूटेगा
और ब्राह्मण के खिलाफ जितना बड़ा आंदोलन तमिलनाडु में हुआ, जयललिता वहाँ के मुख्यमंत्री बनी ना, नहीं बनी। अरे ये चीज़ें आनी चाहिए ना। तो सवाल है कि आपके हाथ से सत्ता गया, यहाँ से सत्ता यहाँ आया, तो यहाँ से तो फिर नीचे भी जाना चाहिए ना। तो ये कैसे जाएगा? लालू यादव या आरजेडी भले ही जातीय जनगणना का समर्थन कर रहा है, लेकिन असल चीज़ जो है, जिन चीज़ों को समझने की जरूरत है कि नीतीश कुमार जातीय जनगणना करके कहते हैं ना कि घी का घैला हरा दिया, नहीं अपना यहाँ लोग कहते हैं घी का घड़ा कुलेड़ दिया। मतलब क्या? इस बात को समझिए कि जातीय जनगणना करके जो भी मुँहगराहा जाते हैं, मुँहगराहा जात कहते हैं ना अपने यहाँ, अपने जो अपने आप को बुझता है कि हम बहुत मजबूत जात हैं, तो सवर्ण में 3 गो के हिसाब किताब हो गया है, राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण का। अभी फुदक रहे हैं, जब तक मोदी कर रहे हैं, मोदी के नाम पर फुदक रहे हैं। इधर भी 3 गो है, यादव, कुर्मी, कोड़ी, ये लोग भी फुदक रहा है। यादव भी कहता है कि हम इतना % है, कुशवाहा कहता है कि हम इतना % है। पूरा बिहार में कुशवाहा है, जदयू का भी प्रदेश अध्यक्ष कुशवाहा, भाजपा का भी प्रदेश अध्यक्ष कुशवाहा है। बताइए क्या है भाई? कितना एगो पार्टी बन गए उपेंद्र कुशवाहा का, भाई कितना आबादी है कुशवाहा का भाई इस प्रदेश में? समझ में आएगा ना कि जो कुशवाहा सब जो माल खा रहे हैं, यादव सब माल खा रहा है, तो क्लियर होगा ना भाई कितना आबादी है, किस कंस्टिट्यूंसी में कितना आबादी है, ये तो क्लियर हो जाएगा। तब ना आप भी कम्बिनेशन बनाइएगा। मुखिया का चुनाव अगर मान लीजिए कि मंडल जी को लड़ाइएगा, सरपंच का चुनाव लड़ाइएगा भूमिहार जी को, वार्ड काउंसिलर का चुनाव लड़ाइएगा राम जी को, अपने चुनाव लड़िएगा विधानसभा का प्रमुख का डायरेक्ट चुनाव होगा। तो ये कम्बिनेशन तब बनाइएगा ना जब जात का एक्चुअल फिगर आपके पास में रहेगा। तो क्या होगा? सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा ये जातीय जनगणना से। सरकार भले ही ये कह रही है ना कि इसके आधार पर हम आर्थिक मतलब डेवलपमेंट का योजना बनाएंगे, स्वाभाविक तौर पे भाई जब राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण कह दिया गया कि भाई ये सामंती लोग हैं, 50 साल पहले 50 बीघा जमीन था, आज तो 5 बीघा जमीन भी नहीं है। ये आएगा ना कि भाई ये तीनों जो है सो जो गरीब अमीर था आज गरीब हो गया, उसके पास ज़मीन नहीं है, वो ज़मीन यादव जी के पास आया है, कोड़ी जी के पास आया है, कुर्मी जी के पास आया है। ये चीज़ बढ़ेगा ना, थोड़ी छुपेगा। तब ना उसके अंदर से जो है सो कहेगा कि भाई कुर्मी का सब कास्ट कौन है? धानुक, वो अभी भी पिछड़ा है, वो घर में काम करता है, तो कुर्मी का जो परसेंटेज है वो धानुक में जाना चाहिए, वितरण होना चाहिए। यादव का जो परसेंटेज अगर ज़्यादा बढ़ गया है तो दूसरे कास्ट को जाना चाहिए। अति पिछड़ा का जो समीकरण नीतीश कुमार बनाए हैं वो और नीचे जाएगा ना। और इस प्रदेश में अति पिछड़ा में कितना कुम्हार है, कितना कम्हार है, कितना चौरसिया है, कितना देवहर है, सब आंकड़ा आएगा ना। तो उसके अनुसार उनका प्रतिनिधित्व भी होगा। कास्ट जो यहाँ अपने यहाँ है ना, रिजर्वेशन में भी है उस तरीके से। एनेक्सर 1 एनेक्सर 2 है ना, एनेक्सर 1 से भी कुछ जाति जाएंगे। अब जैसे मान लीजिए अग्रवाल वर्णवाल है, उसके रिजर्वेशन का बिहार में मिलता है, इनकम टैक्स पे करता है वो सब लोग, जितना व्यापारी है सबको कैसे रिजर्वेशन मिलता है। तो ये डाटा आपके पास में रहेगा तब ना ऐसे लोगों को आप रिजर्वेशन से बाहर करिएगा। व्यापारी कम्युनिटी को रिजर्वेशन मिलता है पूरे बिहार में, वो कोनो अछूत है? उसके यहाँ कोई भोजन करने नहीं जाता है, सब लोग भोजन करता है, सामाजिक रूप से भी वो अछूत नहीं है। अब कैसे उनको रिजर्वेशन मिल रहा है पता नहीं। और आज पूरे बिहार का नहीं पूरे देश के इकोनॉमी पर उसी का कब्जा है। और देखिए सब जगह नौकरी में भी अब आ रहा है क्योंकि उसको रिजर्वेशन का लाभ मिल रहा है। पढ़ाई भी हमारे आपके बच्चा से बेहतर व्यापार करने वाला सबका बच्चा पढ़ता है ना। जितना दुकान, एगो छोटा सा भी दुकान खुले हुए है ना, तो पता चला कि उसका बच्चा कलिंगा में पढ़ रहा है, 10 लाख रुपया महीना दे के इंजीनियरिंग कर रहा है ना, साल में 10,000 रुपया दे के, लेकिन रिजर्वेशन का लाभ उसको मिल रहा है। तो जब तक ये चीज़ें नहीं आएंगी, अब वो रिजर्वेशन का दायरा बढ़ेगा ना। जो वंचित समाज है उसकी आवाज़ उठाने वाला कोई होना चाहिए ना। तो आप ही उठाइए। जो गए कोर्ट में
कि वह जातीय जनगणना नहीं होना चाहिए। जितना मुँह गराहा लोग कोर्ट गए थे, आप उसका वंचित समाज का आप आवाज़ उठाइए ना, आप राजनीतिक रूप से उसका लाभ उठाइए। तो ये जो हाई कोर्ट का फैसला आया है, उस फैसले से देखिए जातिगत राजनीति का एक एक्सट्रीम पर पहुंच चुका है ना। मंडल कमीशन के बाद ये आखिरी किल है, ताबूत का आखिरी किल है जातीय जनगणना। और ये भी हो जाए तो फिर जातीय राजनीति ही खत्म हो जाएगी। अरे सब कुछ सामने जब आ जाएगा कि कौन जाति किस तरीके का है, कहाँ क्या है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा ना। अब सामाजिक रूप से कोई इस तरीके की बात तो नहीं है अब कि यादव जी को सामाजिक तौर पर कोई प्रतिष्ठा नहीं मिलता, ऐसी बात तो नहीं है। अब तो राम जी को भी मिलने लगा है, पासवान जी को भी मिलने लगा है। तो ये जो चीज़ें बदली है वो इस जनगणना से पता चलेगा। और फिर इस जनगणना से देखिए जो बेसिक चीज़ है उसको समझने की जरूरत है। राजनीति बदलेगी। जैसे नीतीश कुमार ने, देखिए बिहार में सवर्ण एक समय में सत्ता करता था, जगन्नाथ मिश्रा तक सवर्ण दलित और पिछड़ों को बांट कर सत्ता किया। उसके बाद लालू यादव आया, वो कुछ सवर्ण उवर्ण को देकर सत्ता में बना रहा। नीतीश कुमार आया, पिछड़ा को और नीचे ले गया, अति पिछड़ा में बांटा, 25 वर्ष से वो भी सत्ता में है। दलित सवर्ण को कुछ बांट के, तो ये जो कुछ बांट के और उससे नीचे जो सत्ता जा रहा है, तो वो चेन और जैसे जैसे नीचे जाएगा चीज़ें बदलेंगी और राजनीति का नैरेटिव भी बदलेगा। क्योंकि डाटा आंकड़ा सामने में रहेगा तो बहुत सारी चीज़ें बदल सकती है। देखिए इस दुनिया में खेल किसका है? डाटा पर खेल है। जिसके पास जिस तरीके का डाटा है वो उतना मजबूत आदमी है। तो एक बड़ा डाटा आपके पास होगा, आप बुद्धिजीवी हैं, तो आप उस डाटा का विश्लेषण अमेरिका में रह कर कीजिए कि हम अपने गांव के मुखिया चुनाव लड़ने के लिए क्या कम्बिनेशन बनाना चाहिए, वहाँ आप अपना दिमाग लगाइए। समाज में किस तरीके का कम्बिनेशन बने जो जुल्मी आदमी है उसके खिलाफ चुनाव लड़ाया सका। तो ये डाटा जरूरी था और ये डाटा सामने आने पर आर्थिक रूप से भी जो पिछड़े जाति हैं उनको मदद करने में सहूलियत होगी। किनको मदद की जरूरत है? जो सवर्ण की स्थिति आज से 50 साल पहले थी, आज वो स्थिति है सवर्ण की। कई परिवार सवर्ण में ऐसे हैं कि अब दूसरे के यहाँ बर्तन मांजने की काम करते हैं, झाड़ू पोछा करने का काम करती है। हम लोग जानते हैं इतनी माली हालात खराब हो गई है, तो ऐसे लोगों को लाभ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं जिन चीज़ों को आंकड़ा के बाद बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी। इसलिए ये मानिए कि ये जो जातीय जनगणना है ये जातिगत राजनीति के ताबूत पर ये आखिरी कील है। और इसके सामने आने के बाद 10-15 वर्षों में ये जो जाति की राजनीति है ना बहुत दूर चला जाएगा। जैसे तमिलनाडु में चला गया, केरल में, सब जगह ऐसा थोड़ी कि जाति नहीं है, लेकिन बहुत चीज़ें बदलनी शुरू हो जाएंगी। जाति में भी जो उपजाति हैं उनकी महत्वाकांक्षा बढ़ेगी कि भाई हमारी आबादी इतनी है, हमको क्यों नहीं MLA MP बनाया जा रहा है। तो ये जो महत्वाकांक्षा बढ़ेगा इससे राजनीति की नैरेटिव भी बदलेगी और नैरेटिव बदलेगा तो एक नई विचारधारा भी सामने आएगी। इसलिए जातिगत जनगणना से विरोध करने का कोई मतलब नहीं है।